हाय स्टूडेंट्स, आई होप तुम सब बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रही होंगे। आप सभी का टारगेट नीट के लिए बीसी शर्मा एजुकेशन क्लासेज की जीओसी फर्स्ट के चौथी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अपने पिछली कक्षा में असंतृप्तता की कोटि की बात कर ली थी और उसके बाद में सिग्मा और पाई बंद निकालना सीख रहे थे। तो अपन ने जो लास्ट में जो छोड़ा था वो एनसीईआरटी का जो अभ्यास का जो 12.2 क्वेश्चन कर रहे थे वहीं से अपन की बात स्टार्ट करते हैं। तो चलो वहीं से अपन की बात स्टार्ट करते हैं। ओके जी, अपन ने लास्ट में जो अभ्यास एनसीईआरटी का जो अभ्यास थे 12.2 उसके एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। सिग्मा और पाई बंद की संख्या ज्ञात करने की बाकी। तो जो अपना जो दो एग्जाम्पल बचे थे, एक तो जो लास्ट वाला बचा था वो अपना बचा था कौन सा, अपना जो बचा था वो बच रहा था CH3NO2 और जो अगला बचा था वो अपना बचा था NHCO HCO 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 NH HCO NH और CH3। ठीक है, और लास्ट में अपना बना था C6 और S6। C6H6 तो अपन ने निकाला देख लिया था। चलो इसका अपन आंसर करते हैं। तो देखो जो इसका आंसर था, इसका जो अपन यदि अपन को इसको लिखेंगे CH3 फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की संयोजकता पूरी हो गई, 3 इसने बॉन्ड बना लिए। अब देखो सिग्मा 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 और पाई, यानी कि सिग्मा कितने हो गए 1 2 3 4 6 6, तो इसके अंदर हो गई सिग्मा और एक होगा अपना पाई। इसी के एग्जाम्पल की बात करें, अपना हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, ये कितना हुआ नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। सिग्मा बंद की बात करें, एक सिग्मा दो सिग्मा 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 पाई और सिग्मा। यदि अंदर सिग्मा की संख्या देखें तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हो गए इसके अंदर सिग्मा, और पाई बंद की संख्या हो गई एक, इसके अंदर हो गया पाई। ठीक है, उसी प्रकार यदि बेंजीन के ऊपर बात करें तो अपन ने देखा था बेंजीन के अपन ने निकाल लिया था जब देख रहे थे अपन एक एक हाइड्रोजन संयोजकता पूरी करने के लिए जुड़ी हुई थी कार्बन के साथ। तो अपन एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, साथ में ट्रिपल 3 ट्रिपल बॉन्ड जोड़ देंगे। तो सिग्मा बंधु की संख्या कितनी हो गई थी 6, तो एक और 6 वल्य के अंदर इसके अंदर पाई जाती है, तो 6 6 12, तो इसके अंदर सिग्मा पाई जाती थी और 3 पाई बंध इसके अंदर पाई जाती थी। ठीक है, यहाँ से अपना ये चीज क्लियर हो गई। इसका अपन स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। अब जो नीट एग्जाम के अंदर आई हुई क्वेश्चन है वो अपन बात कर लेते हैं उनकी जिनके अंदर संकरण पूछा गया था। तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं, मिटा दिया उसको। ठीक है, और अपन अब बात करने जा रहे हैं जो नीट एग्जाम में पूछे गए थे सिग्मा और पाई बंधों पे क्वेश्चन। तो उसको अपन लिख रहे हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, AIPMT AIPMT के अंदर पूछा गया था 2015 का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है निम्नलिखित में सिग्मा व पाइबंद की संख्या, सिग्मा व पाइबंद की संख्या अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सिग्मा व पाइबंद की संख्या, सिग्मा व पाइबंद की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो उसने जो दे रखा था वो था CH2 CH3 था, इसके साथ CH3 दे रखा था, इस प्रकार लिख रखा था H3 कार्बन, फिर इसके साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ था, फिर उसने लिख रखा था यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़, इसको जोड़ रखा था एक कार्बन से, फिर CH3 जोड़ के दे दिया था। ठीक है,
फिर इस यहाँ पे एक कार्बन था, फिर इधर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ होता था, और फिर यहाँ पे क्या था, एक हाइड्रोजन था। ठीक है, यहाँ पे हो गया कार्बन, फिर यहाँ पे क्या था, एक हाइड्रोजन था, और फिर CH3 इधर दे रखा था, CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया अपना, ये हाइड्रोजन थे, और ये हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा के CH2 दे रखा है, सही। फिर ये डबल बॉन्ड दे रखा दिया, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है जी, अब इसका अपन को क्या करना है, सिग्मा और पाई बंद की संख्या निकालनी है, तो निकाल सकते हैं। जहाँ जहाँ पे दे रखा है अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कार्बन लगा देते हैं, कार्बन लगा देते हैं, जिससे समझने में आसानी हो जाएगी अपन को, कंफ्यूज अपन होंगे नहीं। ठीक है, फिर भी क्या करते हैं, कार्बन जोड़ देना है, डबल बॉन्ड, ये देखो कार्बन जोड़ देना है, और इसके साथ जोड़ देना है, यहाँ पे एक कार्बन जोड़ देना है। ठीक है, ये बना हो गया। अब इसके अंदर सिग्मा और पाई बंद की संख्या अपन को कैलकुलेट करनी है, तो निकाल सकते हैं। देखो 3, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़े हुए, तो 3 तो होगी सिग्मा 1, 3 3 6, 6 एक 7, 7 एक 8, 8 एक 9, 9 एक 10, 10 11 12, 12 2 14, 14 एक 15, 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 और 3 23 और 3 26 और 3 29। तो इसके अंदर क्या हो गया, 29 तो हो गई सिग्मा, क्या हो गई 29, तो इसके अंदर हो गई सिग्मा, और 29 तो हो गए सिग्मा, और पाई बंद कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, इसके अंदर क्या हो गए, पाई बंद हो गए। अब जब क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था इसके अंदर, एग्जाम के अंदर होता पाई आबंद, पाई आबंद, पाई आबंद, पाई आबंद इलेक्ट्रॉन की संख्या, पाई आबंद इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्या, पाई आबंद इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसके अंदर अपन को निकालनी थी। तो देखो सिग्मा बंध की संख्या 29 आ रही है, और 4 पाई क्या आ रहा है, 4 क्या आ रहा है सिग्मा, पाई बार है 4 आ रहा है पाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने लिख रखा है कि पाई आबंद इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या पूछा है, पाई आबंद इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बंध तो है 4 पाई, तो इलेक्ट्रॉन, एक पाई के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के अंदर 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 पाई है, तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला के जो क्वेश्चन है वो भी AIPMT के अंदर पूछा गया था, AIPMT 2015 का ये क्वेश्चन है, और उसके अंदर लिख रखा है कि जो क्वेश्चन था वो पूरा क्वेश्चन में लिखा देता हूँ। AIPMT 2015 का जो क्वेश्चन था, इनाइल क्वेश्चन था, जो अपना क्वेश्चन था इथाइल था, इथाइल एसीटेट, क्या इथाइल एसीटो एसिड, इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट का इनाइल का इनोलिक ग्रुप नीचे दिया है, इनोलिक क्या दे रखा है, इथाइल एसीटो एसीटेट का इनोलिक ग्रुप नीचे दिया गया है। अब इसकी जो संरचना दे रखी थी उसने दे रखा था H2C, ठीक है, फिर कार्बन, फिर जुड़ रहा था OH समूह, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर कार्बन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, O2H5। ठीक है, और अगला जो अपना दे रखा था वो इसी प्रकार की संरचना थी, H2 कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इधर H2 दे रखा था, हाइड्रोजन कितने थे, तो H2 थे, एक
हाइड्रोजन इधर और लगा दो, इसका क्या होगा, इसके तो फिर ज़्यादा हो गई संयोजकता, तो फिर यहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड हटा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे, यहाँ पे एक क्या हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा देंगे, CO, C2H5 डबल बॉन्ड के साथ O। ये तो अपना क्या होता है, ये था अपना इनोलिक, ये तो क्या है, इनोलिक है, और वो क्या है अपना, वो है कीटोनिक, कीटोन समझ जुड़ा हुआ है, ये देखो कीटोनिक, और कीटोनिक के अंदर सिग्मा ओ के अंदर पूछा रखा है, इसी के अंदर सिग्मा और पाइबंद की संख्या पूछ रखी है, सिग्मा व पाइबंद की संख्या। इथाइल, जो इथाइल एसिटोएसिटेट का जो इनोलिक रूप है वो दे रखा था, और कीटोनिक रूप भी दे रखा था। अपन को पूछा था सिग्मा और पाइबंद की संख्या, किसके अंदर पूछा था, कीटोनिक के अंदर सिग्मा व पाइबंद की संख्या पूछा था। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, दो बंड बना रहे हैं, दो सिग्मा बन सिंगल बॉन्ड हो गया, तो दो सिग्मा हो गए, 2 और 1 3, 3 1 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए, 10 हो गए। ये यदि ये किस प्रकार है, एक कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन है 2 कार्बनों के साथ, तो ये इस प्रकार कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा, तो यहीं से हो गई 6 सिग्मा, 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तो 16 तो हो गई सिग्मा, प्लस पाइबंद कितने हो गए, पाइबंद 1 और 2 कितना हो गए, पाइबंद, इसके अंदर आंसर अपना ये हो गया था 16 सिग्मा और 2 पाइबंद, 16 सिग्मा और क्या हो गया, 16 सिग्मा और वापिस 18 होने चाहिए ना, 1 2 3 3 और एक कितने थे, 3 3 और 5, देखो इसकी संरचना देखो यार, क्या कहा गया, 1 2 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हो गए, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यानी 5 तो हो गए, 1 2 3 4 5 1 6 7 फिर 8 फिर 9 10 11 12 13 14 14 2 16, और ऑक्सीजन भी बना रहा है ना कार्बन के साथ बॉन्ड, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए ना यार, हाथ में क्या खा गया मेरे यार, ठीक है। तो यहाँ पे 16 नहीं आएगी, कितने आ रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 18 सिग्मा हो गए ना, तो 18 सिग्मा हो गए, 18 सिग्मा और कितने, 2 पाइबंद, 18 सिग्मा और 2 सिग्मा, ओ 18 सिग्मा और 2 पाइबंद का आंसर इसका आ गया। ये अपना हो गया AIPMT 2015 में आए हुए क्वेश्चन। अब जो अगला एक क्वेश्चन हो रहा है इसी का है, उसके अंदर जो लिख रखा है वो अपन देखते हैं। वो अपना दे रखा था क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार का वो क्वेश्चन था, साइनाइड नाइट्रोजन जोड़ दिया और इसके अंदर सिग्मा व पाइबंद की संख्या पूछा था, सिग्मा व पाइबंद की संख्या कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। तो अपन इसके अंदर आराम से सिग्मा और पाइबंद की संख्या क्या कैलकुलेट करते हैं। तो अपन को पता है बेंजीन वाले के अंदर 6 तो होते हैं सिग्मा, 3 होते हैं, हाइड्रोजन जुड़े होते हैं यानी 12 तो होते हैं सिग्मा, 3 होते हैं पाई, एक, अब देखो 12 यानी कि अब यहाँ पे एक क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, तो ये सिग्मा हो गया, उसके साथ एक सिग्मा और हो गया, 13 तो हो गई सिग्मा, 13 तो हो गई सिग्मा, और 3 और 2 पाई और बढ़ गई, 13 सिग्मा और 5 हो गए पाई, इसका ये आंसर अपना हो गया, कितना हो गया 5 और 13, इसका आंसर हो गया है। अपन ने बात कर ली है 3 चीज़ों की, अपन ने अब तक GOC फर्स्ट के अंदर बात कर ली है। आज अपना सिग्मा और पाई वाला भी खत्म हो गया है।
अपने सबसे पहले बात की थी किसकी, संकरण निकालने की। फिर संकरण के बाद में अपने आकृतियाँ ज्ञात करना सीखा। उसके बाद में अपने दूसरे जो तीसरा लेक्चर हुआ था उसके अंदर असंतृप्तता की कोटि की बात की और उसी के अंदर अपने सिग्मा और पाइबंद निकालना चालू किया था। तो और इस लेक्चर के अंदर अपने सिग्मा और पाइबंद निकालना पूरा कर लिया है। अब अपन कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानते हैं इस चैप्टर के अंदर जो एनसीईआरटी बुक के अंदर लिखी हुई है। जो बेसिक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो लिखी हुई है ऑर्गेनिक कंपाउंड, POUNDS, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं, कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं। जो एनसीईआरटी के अंदर मैं कार्बनिक यौगिक एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है उसको अपन बता रहे हैं, देख रहे हैं। तो जो कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं, वे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन से होता है, वे यौगिक जिनका निर्माण जो कार्बन से बनते हैं, वे यौगिक जो कार्बन से बनते हैं, वे यौगिक जो कार्बन से बनते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। वे यौगिक जो कार्बन से बनते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। लेकिन सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक नहीं होते, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बन पाए जाने के बावजूद भी वो कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। उसके जो अपन अपवाद है उनको अपवादों के बारे में जान रहे हैं। जो अपवाद है जिनके अंदर कार्बन होते हुए भी क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। जैसे क्या, कार्बन होते हुए भी क्या होते हैं, क्या नहीं होती कार्बनिक यौगिक, कैल्शियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और अब लास्ट में होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या, कैल्शियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, इनके अंदर कार्बन उपस्थित है, इनके अंदर कार्बन जा रहा है, फिर भी ये कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। ठीक है, पहली बात, कार्बनिक यौगिक क्या कौन होते हैं, वे यौगिक जो कार्बन से बनते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब इसके अपवाद ये हो गए हैं। ठीक है, ओके जी। अभी जो यहाँ पे मैं लाइन लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लाइन लिख देता हूँ कि सभी कार्बन युक्त यौगिक, सभी कार्बन युक्त यौगिक, सभी कार्बन युक्त यौगिक, सभी कार्बन युक्त यौगिक कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं, कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। सही है, सभी कार्बनिक यौगिक सभी कार्बन युक्त यौगिक कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। सही है गलत, ये बात सही है। ठीक है, अब देखो जो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक आए थे उन्होंने बताया था, बर्जीलियस ने जीव शक्ति सिद्धांत दिया था और उन्होंने बताया था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, उनका निर्माण मानव शरीर के अंदर ही होता है। लेकिन उनके जो शिष्य थे वो होलर, उन्होंने यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में अमोनियम किस किस का उपयोग करके किया, वो अपन यहाँ पे जानेंगे। अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनाइड का उपयोग करके यूरिया का निर्माण किया था पहली बार प्रयोगशाला में। उन्होंने क्या बनाया, एक कार्बनिक पदार्थ बनाया। यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बर्जीलियस ने जीव शक्ति सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार
कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता है। उनका निर्माण शरीर में ही उनका निर्माण शरीर में ही होता है। लेकिन जब उनके शिष्य आए व्होलर, तो व्होलर ने क्या किया? व्होलर ने सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया। और वह यूरिया था। किसका निर्माण किया? यूरिया का निर्माण किया। सर्वप्रथम व्होलर ने कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया था और वो क्या था? यूरिया था। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताता हूं। ओके, अब जो इन्होंने जो निर्माण किया वो किन किन से किया? व्होलर ने सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया बनाया। और इसका निर्माण किससे किया? उन्होंने इसका निर्माण अमोनियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम साइनेट, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट का प्रयोग करके किसका निर्माण किया? यूरिया का निर्माण किया। यहाँ से क्या हुआ? कैसियल बार हो गया, के और सीएल बार हो गया, और क्या बना दिया? NH4CnO। इसका पुनर्विन्यास किया जाए। पुनर्विन्यास मानी अरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। तो यह इस प्रकार की संरचना बनाता CH2 कार्बन डबल बॉन्ड CH NH4। ये अपना क्या हो गया? यूरिया हो गया। और किसने बनाया? व्होलर ने सर्वप्रथम इसको बनाया था। और जो कार्बन के बारे में कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, उसके बारे में, कार्बन की संयोजकता 4 होती है उसके बारे में केकुले नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और वांट ऑफ और ले बोल वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया था कि जो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो किस रूप में? चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित होती है। किसके रूप में? चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित होती है। उसको अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो, क्या बताया अपन ने कि पढ़ लिया। अपना देखा कि जो केकुले थे, केकुले ने सर्वप्रथम बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। केकुले ने सर्वप्रथम बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। 4 होती है तो भाई शाही काय को बीत गई तो इसमें दूसरे से लेंगे। किस प्रकार? 1 2 3 4। अगला, एक तो डबल बॉन्ड हो, 2 सिंगल बॉन्ड हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड हो। अपनी चारों संयोजकता को इस प्रकार से यह पूरी करता है। यह डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यह अपनी चारों संयोजकता को इस प्रकार से पूरी करता है। अगला जो वांट ऑफ, अगला क्या था? अगला वो था कि वांट ऑफ एंड
लेवेल वन टॉफ और लेवेल नामक वैज्ञानिक ने लेवल के अनुसार ऑन टॉप लेवल के अनुसार कार्बन की चारों संयोजकता, कार्बन की चारों संयोजकता चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित होती है। किस रूप में व्यवस्थित होती है? चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित होती है। किस प्रकार व्यवस्थित होती है सरकार? ये देखो कार्बन अपना ये चार, ये अपना क्या होगा? जो कार्बन की चारों संयोजकता इस प्रकार चारों संयोजकता वन टॉप और लेवल के अनुसार कार्बन की चारों संयोजकता चतुष्फलकीय रूप से व्यवस्थित होती है, चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित होती है। आई बात समझ में? यहाँ तक अपन ने क्या पढ़ा है इस लेक्चर में? मुख्य रूप से जो अपन ने क्या किया था, सिग्मा और पाई बंधों के जो एग्जाम्पल थे उनकी बात की थी। जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन उनकी अपन ने बात की थी। उसके बाद में अपन ने जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट थे चैप्टर के अंदर, जो एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई थ्योरी आई, तो उनकी अपन ने बात कर ली। और अपन थोड़ा सा और जान लेते हैं आज के वीडियो में। कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? तो अपन ये जानते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। क्या जानेंगे? कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, तो कार्बनिक जो कंपाउंड होते हैं उसको पहले 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया है। पहले तो खुली श्रृंखला वाली और इधर बंद श्रृंखला वाली। खुली श्रृंखला वाले कौन से होते हैं? अचक्रिय या इनको क्या कहा जाता है? एलिफेटिक क्यों? क्योंकि सबसे पहले इनको फेट से प्राप्त किया गया था, और इनको चक्रीय, ये कौन से हो गए? साइक्लिक, और ये हुए अचक्रीय हो गए। अब जो अचक्रीय होते हैं उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। किस किस के भाग के अंदर पर बात कर लेते हैं। जो अचक्रीय होता है उसको बांटा गया है संतृप्त और असंतृप्त। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब संतृप्त यौगिकों को क्या कहा गया है? जो संतृप्त यौगिक होते हैं उनके अंदर आता है एल्केन आता है, या एल्केन को अपन क्या कहते हैं? पैराफिन्स भी कहा जाता है, पैराफिन्स। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। असंतृप्त यौगिकों की अपन बात करते हैं तो असंतृप्त यौगिकों के अंदर 2 आते हैं, एक तो डबल बॉन्ड वाली, एक ट्रिपल बॉन्ड वाली। इनको बोलते हैं एल्किन और ये होता है एल्काइन, YnE। इसको अपन जो एल्किन होता है, एल्किन को किस नाम से भी जाना जाता है? ओल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। ओल्फिन क्या? इसको किस नाम से भी जाना जाता है? ओल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n।
H2n माइनस 2। एल्केन का जो फॉर्मूला CnH2n माइनस 2 होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। बंध श्रृंखला वाले यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे तो आएगा ही नहीं यार। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कौन कौन से? एक तो होता है एलिसाइक्लिक वाले और दूसरा होता है एरोमेटिक वाले। एलिसाइक्लिक वाले और एरोमेटिक वाले। तो इसके अंदर होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक विषम वल्य होती है, इसके अंदर समान वल्य होती है। देखिए अब इसके अंदर भी दो भागों में बांटा गया इसको, इसके अंदर इसको दो भागों में बांटा गया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। इसके अंदर एलिसाइक्लिक के अंदर कैसे, जो एलिसाइक्लिक के अंदर उसके अंदर ओनली क्या पाया जाता है? ओनली कार्बन कार्बन पाए जाते हैं। एलिसाइक्लिक के अंदर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? एलिसाइक्लिक होगा और दूसरा होगा एरोमेटिक, यानी कि एलिसाइक्लिक के अंदर ओनली वल्य पाई जाती है। इस प्रकार की एरोमेटिक व्यंजन वल्य बना दो, ये अपना एरोमेटिक हो गया। इसी प्रकार एलिसाइक्लिक के अंदर क्या हो जाएगा इस प्रकार का, ठीक है। क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन का समूह आ गया। और एरोमेटिक के अंदर इस प्रकार से ही है ना, इसका विभाजन किया गया है। लेकिन देखो अपने क्या किया, कार्बनिक जो यौगिक है उनका वर्गीकरण किया। कार्बनिक यौगिकों के अंदर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया। कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा, खुली श्रृंखला वाले और बंध श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वाले यानी अचक्रिय, अचक्रिय जो होते हैं एलिफेटिक बोला गया है क्योंकि ये फैट से प्राप्त किए गए थे सर्वप्रथम। दूसरा बोला बंध श्रृंखला वाले जो चक्रीय होते हैं। अब अचक्रिय को दो भागों में बांटा गया है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड यानी कि संतृप्त और असंतृप्त के अंदर। अनसेचुरेटेड संतृप्त और असंतृप्त के अंदर। संतृप्त के अंदर एल्केन आते हैं, यानी कि उसको पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है, यानी सिंगल बॉन्ड आता है इसके अंदर, मात्र सिंगल बॉन्ड आता है। और पैराफिन CnH2n+2 इसका फॉर्मूला होता है। एल्केन के अंदर इसको ओल्फिन के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंदर डबल बॉन्ड आता है और इसका फॉर्मूला CnH2n होता है। अगली बात करते हैं एल्केन की। एल्केन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। उसी प्रकार बंध श्रृंखला वाले चक्रीय यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। नहीं, होमोसाइक्लिक के अंदर ओनली जो रिंग होगी एलिफेटिक, और होमोसाइक्लिक को वो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के अंदर बांटा गया। जबकि जो हेटेरोसाइक्लिक उसको भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के अंदर बांटा गया। जो एलिसाइक्लिक होता है उसके अंदर कार्बन वाले के अंदर होता है, एरोमेटिक के अंदर भी कार्बन वाले के अंदर होते हैं। पर जब हेटेरोसाइक्लिक की बात करते हैं तो जो एलिसाइक्लिक होते हैं उसके अंदर अलग समूह आ जाता है एक ऑक्सीजन, और इसके अंदर एरोमेटिक के अंदर भी एक अलग भिन्न समूह आ जाता है। अब इसके आधार पर अपन क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। या इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है जी। आ रही है समझ में? हाँ ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। निम्न यौगिकों में क्वेश्चन पूछा है, निम्न यौगिकों में विषम परमाणु, निम्न यौगिकों में विषम परमाणु, निम्न यौगिकों में विषम चक्रीय परमाणु है। पहले संरचना बनाते हैं हम। नाइट्रोजन जोड़ देता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन जोड़ देता हूँ, यहाँ पे NH2 वाला गया और NH2 हो गया ना, यहाँ पे जोड़ देता हूँ। ये क्या करना है,
जोड़ देते हैं। एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। अंजन वाली हो गई ना पूरी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन दो कार्बन, कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। वो ये तो गया अपना क्या, एक तो ये हो गया। दूसरा यदि अपन एग्जाम्पल की, दूसरे एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, तो दूसरा जो एग्जाम्पल है वो दे रखा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दे रखा है, इधर NH2 समूह जोड़ रखा है, इधर CO दे रखा है और CH3 समूह इधर अपन को दे रखा है, इधर H समूह भी दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर अपन को विषम परमाणु की संख्या बतानी है। किसकी संख्या बतानी है? विषम परमाणु की संख्या बतानी है। विषम चक्रीय परमाणु की संख्या बतानी है। तो देखो इसका आंसर क्या जाएगा आपके पास, चक्रीय, विषम चक्रीय परमाणु, मतलब चक्कर के अंदर कितने विषम परमाणु उपस्थित है। तो देखो ये तो नाइट्रोजन क्या है, चक्कर के बाहर है, तो चक्रीय के अंदर चक्कर के कितना है, एक है, दो है, तो कितना हो गया, इसका आंसर आ गया 2। चक्कर के अंदर कितना है, ये चक्कर के बाहर, ये चक्कर के बाहर, ये चक्कर के अंदर है, तो इसका आंसर आ गया 1। 2 और 1 इनके आंसर हो गए हैं। ठीक है, ओके जी। अगला जो क्वेश्चन है वो अपन लिख सकते हैं इसी पे। जो अगला क्वेश्चन है वो है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या, जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन में कितने विषम, पेनिसिलिन में कितने विषम, पेनिसिलिन में कितने विषम सक्रिय परमाणु है, पेनिसिलिन में कितने विषम परमाणु है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, पहले पेनिसिलिन की संरचना पता होनी चाहिए। तो चलो अपन पहले संरचना बनाते हैं पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन के अंदर क्या हुआ है, ये इस प्रकार की संरचना बन गई ना, ये CH2, ये वो जुड़ा हुआ है, ये CH2 जोड़ दो, फिर NH है, इस प्रकार से ये अपना पेनिसिलिन की संरचना हुई है। ये क्या अपना बन, ये क्या बन गया अपना, ये अपना बन गया पेनिसिलिन। क्या बन गया, पेनिसिलिन। अब इसके अंदर अपन को क्या बताना है, विषम चक्रीय परमाणु की संख्या बतानी है। तो विषम चक्रीय परमाणु कितने हो गए, विषम चक्रीय परमाणु, चक्कर के अंदर कितने विषम परमाणु है। देखो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, एक तो चक्कर के अंदर, इस चक्कर के अंदर कौन सा है, S है, और दूसरा नाइट्रोजन है। और कोई चक्कर के अंदर, इस चक्कर के अंदर देखिए ये चक्कर से बाहर है, ये भी चक्कर से बाहर है, इस चक्कर के अंदर नाइट्रोजन, इस चक्कर के अंदर सल्फर। तो N/S यानी कि विषम परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 2। इसका आंसर क्या आ गया, 2 पेनिसिलिन के अंदर। ये अच्छा क्वेश्चन है, पेनिसिलिन के अंदर पहले संरचना पता होनी चाहिए। अपन इस क्वेश्चन का आंसर, जब अपन को पेनिसिलिन की संरचना पता होगी तो अपन इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, ओके जी, यहाँ तक आए समझ में। ठीक है, अब एक जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं अपन। जो एक लास्ट का क्वेश्चन बच रहा है अपना, वो अपन देख सकते हैं कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो है निम्न यौगिकों में कौन सा यौगिक, क्वेश्चन है निम्न यौगिकों में से, निम्न यौगिकों में से कौन सा, निम्न यौगिकों में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है, कौन सा यौगिक, जो यहाँ से क्वेश्चन बनने चाहिए इस थ्योरी से, वहां पे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण से असंतृप्त है, वो अपन ने बना लिए, देख लिए। निम्न यौगिकों में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है, तो जो पहला दे रखा है वो दे रखा है
बेंजीन वाले दे रखी है, इस पे OH समूह जोड़ रखा है। जो दूसरा अपन को दे रखा है वो दे रखा है एक बेंजीन वाले बना रखी है और यहाँ पे जोड़ रखा है, और यहाँ पे दे रखा है अब उसके अंदर एल्डिहाइड समूह जोड़ रखा है। तीसरा जो अपन को दे रखा है वो दे रखा है बेंजीन वाले दे रखी है 1 2 3, और इधर जोड़ रखा है, क्या समूह जोड़ रखा है उसने जोड़ रखा है एल्डिहाइड समूह। और जो लास्ट वाला जो अपने को पास ऑप्शन बच रहा है वो है बेंजीन वाले, और उसके ऊपर साइनाइड जोड़ रखा है। और फिर पूछ रहा है कि इसके अंदर से कौन से समूह में, उसके अंदर से पूछ रहा है कि असंतृप्त यौगिक कौन सा होगा। ये 18 थे उसने कोई डबल बॉन्ड नहीं लगा रखा, ठीक है ठीक है। और पूछा जा रहा है कि निम्न यौगिकों में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है। अब असंतृप्त के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या कंडीशन हो रही है असंतृप्त के लिए, या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर रिंग के अंदर कौन सा यौगिक असंतृप्त है, कब काउंट करेंगे, रिंग के अंदर होगा तो ही अपन उसको काउंट करेंगे। रिंग के अंदर ओनली सिग्मा बंद है तो ये अपना आंसर नहीं होगा। इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या दिखा रखा है, कौन सा यौगिक असंतृप्त है, कौन सा यौगिक असंतृप्त है, निम्न यौगिकों में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है। ये ट्रिपल बॉन्ड दिखा रखा है, तो ट्रिपल बॉन्ड दिखा रखा है तो इसका चांस है। ये 3 डबल बॉन्ड दिखा रखा है, ठीक है, तो ये है, और इसके अंदर भी ये भी नहीं होगा, ये बना हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि अपन को पता है कि डबल बॉन्ड जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आते हैं वो क्या होते हैं असंतृप्त यौगिक। निम्न यौगिकों में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है, यानी कि दूसरा और जो तीसरा जो कंपाउंड है, तीसरा जो यौगिक है उनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो गए असंतृप्त यौगिक हो गई। आज अपन यहीं तक देखेंगे, कल से यानी कि जो लेक्चर नंबर 5 होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या देखने वाले हैं अपन। अब जो अगली जो क्लास होगी उसके अंदर ज्ञात करेंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या स्टार्ट करेंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगली क्लास के अंदर यानी कि जो लेक्चर नंबर 5 होगा वो अपने क्या स्टार्ट कर देंगे, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अपन ने अभी तक सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, सबसे पहले अपने संक्रमण निकालना देखा था, फिर संरचना बनाना देखी थी, उसके बाद में अपन ने असंतृप्तता की कोटि देख ली, फिर अपन ने सिग्मा और पाइबंदी की संख्या की बात कर लिया, फिर कुछ एनसीईआरटी के जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो बताए गए थे वो देख लिया, और कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण अपने देख लिया है। और अब अपन अगली क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों के IPSC नाम अपन स्टार्ट कर देंगे। इसी के साथ ऑल द बेस्ट।